मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी खबरों का और उनके सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आप सरकार के किसी फैसले से सहमत हो सकते हैं, किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। आपकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, आपकी नाराजगी किसी पार्टी विशेष से भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप कानून को हाथ में ले लेंगे। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप कानून को नहीं मानेंगे। वक्फ कानून पूरे देश के लिए है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि कानून देश का है, मानना हर किसी को पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। संसद से जो कानून पास हुआ है, बहुमत से दोनों सदनों ने जिस बिल को मंजूर किया है, राष्ट्रपति ने जिस कानून को मंजूरी दी है, उस कानून को लेकर सड़क पर सवाल उठाना, बवाल करना, मारपीट करना, सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना, यह सब गैर कानूनी है। यह सब पूरी तरह से गलत है। बावजूद इसके देश का एक प्रदेश जल रहा है और उस प्रदेश की सरकार सोई हुई है। मैं बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूं, जहां पिछले 5 दिनों से विरोध के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। विरोध के नाम पर पुलिस और प्रशासन के साथ बदसलूकी की जा रही है। गुंडागर्दी और अराजकता को रोकने वाली पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। ये तस्वीरें क्या हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी की सरकार इस पर मौन क्यों है? मेरा सवाल तो यह है कि कहीं ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कानून को नहीं लागू करने का जो बयान दिया, कहीं उसने दंगाइयों का मनोबल तो नहीं बढ़ा दिया? अब तो वो उसी बात को सोशल मीडिया पर भी दोहरा रही हैं। बंगाल देश का संवेदनशील राज्य है, राजनीतिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। सत्ता में बैठे लोग संविधान की शपथ लेते हैं। कायदा तो यह कहता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थिति ना बिगड़े, लेकिन हो वहां पर उल्टा रहा है। मैं ये कहती हूं कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां संविधान हर किसी को बोलने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार देता है, आजादी देता है। आप लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार रखिए, आप रैली कीजिए, धरना दीजिए, परमिशन लेकर जुलूस निकालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जुलूस और प्रदर्शन की आड़ में दंगा फैलाएंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे, पुलिस की पिटाई करेंगे। माफ कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं, लेकिन एकाध छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा की खबरें बीते 5 दिनों से सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही सामने आ रही हैं। आखिर बंगाल में दंगाइयों को इतनी छूट क्यों और कैसे मिल गई? मेरा तो यह भी कहना है कि ममता बनर्जी के राज में उनकी पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से पुलिस वालों पर नकाबपोश पत्थरबाजों ने पिछले दिनों पत्थर बरसाए, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां फूंकी गईं, वो अपने आप में चौंकाता है, परेशान करता है। ये बताता है कि यहां तो वो अपनी पुलिस तक को नहीं बचा पा रही। अब सवाल यह है, कौन सा माइंडसेट है? इन्हें किसका संरक्षण हासिल होता है? देश को आज इसका जवाब चाहिए। आज इसी का जवाब जनहित में मैं आपको देने वाली हूं। इन दिनों वक्फ कानून पर बवाल का एपिसेंटर पश्चिम बंगाल है। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद जिला रह रहकर सुलग रहा है। मुर्शिदाबाद से आई डरावनी तस्वीरें आपको दिखाऊं, उसके पहले आप पश्चिम बंगाल के नक्शे पर इस इलाके को गौर से देखिए। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से सटा हुआ हिस्सा है। कभी बंगाल की राजधानी रहा यह शहर कोलकाता से करीब 216 किलोमीटर दूर है। इस जिले में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक। यहां मुसलमानों की आबादी 66% है, हिंदू आबादी 33%। यानी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से दोगुनी संख्या मुसलमानों की है। यह 2011 की जनगणना के मुताबिक है। इसी मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर आगजनी की जा रही है, पथराव हो रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, सरकारी दफ्तरों, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ हो रही है, विधायक से बदसलूकी की जा रही है और सांसद के दफ्तर पर हमला हो रहा है। मुर्शिदाबाद के ही शमशेरगंज में एक घर में घुसकर पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनका घर लूट लिया गया। सबसे ज्यादा निशाने पर पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में पुलिस वाले हैं। मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल के बाद कल एक बार फिर भारी हिंसा हुई। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर कानून को खुलेआम चुनौती दी गई।
बसें जला दी गईं, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, बाइकें जला दी गईं। 72 घंटे के अंदर मुर्शिदाबाद में दोबारा इस तरह से उपद्रव मचाया गया। पहले जंगीपुर को जलाने की कोशिश हुई और अब की बार सूती इलाके को सुलगाया गया है। उपद्रवियों की तादाद ज्यादा थी और पुलिस वाले कम थे। ऐसे में इस इलाके से गुजरने वाले हाईवे पर कई घंटे तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहा। पुलिस ने हाईवे खाली कराने की कोशिश की तो उन पर पत्थर बरसाए गए। आखिर में पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे। दंगे पर उतारी भीड़ को मौके से हटाया गया, तब कहीं जाकर हाईवे को खाली कराया जा सका। मुर्शिदाबाद के जलांगी बीडीओ ऑफिस पर क्या हुआ, उसे भी देखिए। दंगाइयों की भीड़ ने पहले झंडे में लगे डंडे से गेट पर लगा ताला तोड़ दिया, फिर पूरा हुजूम अंदर दाखिल हुआ और बीडीओ ऑफिस पर पत्थरों की बरसात कर दी। पश्चिम बंगाल की पुलिस उपद्रवियों से निपटने में कमजोर साबित हुई तो बीएसएफ के जवानों को उतारना पड़ गया, जो लगातार इस बवाल वाले इलाके में गश्त कर रहे हैं। ये उत्पात के बाद की तस्वीरें हैं। जब आगजनी रुकी, पथराव थमा, तब कुछ ऐसा मंजर सामने आया। पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई नजर आई। अब जरा आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। जली हुई बस, जल चुकी कई गाड़ियां और बाइकें। एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियों को दंगाइयों ने जला दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में लूटपाट की, तोड़फोड़ की गई, फिर आगजनी हुई। पीड़ितों के मुताबिक चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। लॉज में आग लगा दी गई, जो सुबह तक सुलगती रही, धधकती रही। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया, जितना था धुलियान में घर वर लूट कर लिए। दुकान में कुछ भी नहीं है, सब लूट हो गया है। आग भी लगा दिया दुकान में, जो भी था आग दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। सब कुछ तोड़ दिया, ऐसा कुछ बाकी नहीं है, नहीं तोड़ा। बैठने के चेयर वो भी लेके चला गया। तस्वीरों देखने के बाद जरा सोचिए कि यह कैसा विरोध है। वक्फ कानून के खिलाफ रेलवे क्रॉसिंग को निशाना बनाया गया। दावे के मुताबिक हजारों लोगों ने पटरी पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। धुलियान में डाक बंगला ट्रैफिक गार्ड रूम में भी उत्पात मचाया गया। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया। सर्वर रूम को जला दिया गया ताकि उपद्रवियों की शिनाख्त नहीं हो पाए। और यह सब कुछ होता रहा है वक्फ कानून के खिलाफ, उसके नाम पर। इस पूरे उपद्रव पर ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मुखर्जी ने जनहित के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आपको वो रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। वाकफ बिल के विरोध में शुक्रवार को ये मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे हम अभी खड़े हैं, धुलियान के बहुत सारी जगह पे सरकारी ऑफिस पे भांगचूर किया गया है। सिर्फ भांगचूर या वैंडलिज्म नहीं, वहां पे आग भी लगाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन अतनु कुंडू दिखा रहे हैं कि शमशेरगंज जहाँ पे अभी हम हैं धुलियान डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड, इस पे भी तोड़फोड़ किया गया है। इसके अंदर जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खराब किया गया है। सिर्फ वही नहीं, अंदर जो एजिटेटर्स थे वो वहाँ पे जाके वहाँ पे वो सारे सामान को आग भी लगाया है। और इनके जो सर्वर रूम है उसको भी पूरा नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि एजिटेटर्स जो थे उनको आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते हैं। ये सर्वर रूम अगर जलाया गया है। शमशेरगंज थाना के जुरिस्डिक्शन पे धुलियान मोड़ है, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी ऑफिस पे ये वैंडलिज्म किया गया है। बहुत सारी जगह पे आग लगाया गया है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे अजीमगंज जो गेटमैन के जो ऑफिस है, जो रेल के जो ऑफिस है, वहां पे भी तोड़फोड़ किया गया है। ये तस्वीरें परेशान करती हैं। ये तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती हैं। ये सवाल ये पूछती हैं कि राज्य सरकार उस वक्त क्या कर रही थी जब उपद्रव
उपद्रवी मिलकर इस तरह का उपद्रव करते हुए तांडव कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट से भी बहुत बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वो अपनी आंखें नहीं मूंद सकती। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के बयान का हवाला दिया था। उन पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगाया था। आगे बढ़ते हुए अब आपको मंत्री सिद्दीकुल्लाह का वो बयान भी सुना देते हैं जिसका जिक्र हाईकोर्ट में हुआ। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 করে কত লাগবে? এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি बतासा मुड़ी खाबे। वैसे मुर्शिदाबाद ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में कल जुमे की नमाज के बाद कानून के राज का माहौल बनाया गया। तस्वीरें दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला इलाके की देखिए। यहां हजारों की भीड़ सड़क पर उतरी तो सामने पुलिस की गाड़ी दिख गई। एक तरफ बेशुमार भीड़ और दूसरी ओर एक गाड़ी में चंद पुलिस वाले। भीड़ के आगे पुलिस वालों को सरेंडर करना पड़ा। गाड़ी को बैक गियर में लेना पड़ा। भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही और पुलिस की गाड़ी पीछे होती रही। आखिर में पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकले, तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। लाठी डंडे से गाड़ी पर हमला कर दिया गया। जिस इलाके में यह सब हुआ वो टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। वक्त पर बवाल की अगली तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं जो मालदा से सामने आई है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने इस वीडियो को शेयर किया है। बीजेपी का आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद मालदा में हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, जो ममता सरकार की सालों से चली आ रही तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है। यह बीजेपी का कहना है। बीजेपी कह रही है कि ममता आग से खेल रही हैं और इस आग में पूरा बंगाल जल उठेगा। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि कल प्रदेश के तमाम इलाकों में हिंसक भीड़ सड़कों पर उतरी, जिसने प्रदर्शन के नाम पर बड़े पैमाने पर अराजकता और हिंसा की, सरकारी निजी संपत्तियों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। उनके मुताबिक राज्य की पुलिस उपद्रवियों से निपटने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसे में अशांत इलाकों में जल्द से जल्द केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर यह आदेश भी जारी कर दिया है। आप मेरे बगल में पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है। पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में केंद्र के वक्फ कानून को लागू नहीं होने देने की बात पर अड़ी हुई हैं। ऐसा वो बार बार कह रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में बवाल के पीछे वोट की राजनीति है? क्या इस हंगामे के जरिए वोट बैंक साधने की सियासत हो रही है? We need to understand that it is a fight between good and bad people. हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए मुझे लगता है जो स्थिति जिस तरफ जा रही है, आगे आने वाले समय में केंद्र की हस्तक्षेप की जरूरत है। केउ चाहे बांग्लाয় যাতে আগুন জ্বলে, বাংলাকে ধর্মের নামে ভেদাভেদ করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, जिस वायलेंस को ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है। वक्त के नाम पर सड़कों पर हिंसा हो, गाड़ियां जलाई जाएं, थाने जलाए जाएं, जमीयत उलमा हिंद इस तरीके कार को किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर सकती। रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है
ये राज्य सरकार की चुनौती का विषय है। केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों, गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है कि वक्फ कानून के समर्थन और विरोध दोनों में वोट बैंक का गणित है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट एक मुश्त टीएमसी को जाता है, जबकि पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी को हिंदू वोट ज्यादा मिल रहे हैं। 2014 के बाद पश्चिम बंगाल का धर्म कांटा क्या कहता है, यानी धर्म के आधार पर वोट का अंक गणित क्या है, ये आपको दिखाएं। उससे पहले इस राज्य की आबादी का गणित जानिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 70.5% हिंदू हैं, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% है। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर ऐसे जिले हैं जहां हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से अब तक एक भी गैर मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया। पश्चिम बंगाल में 119 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इस राज्य के चुनाव में धार्मिक वोट का क्या हिसाब है, अब उस पर भी नजर डालेंगे। 2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद पश्चिम बंगाल में 4 बड़े चुनाव हो चुके हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को हिंदुओं के 12% वोट मिले, टीएमसी को 43% हिंदुओं ने वोट किया था, जबकि इसी चुनाव में बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले थे। टीएमसी को मुस्लिम समुदाय के 51% वोट हासिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी को इस राज्य के 57% हिंदुओं के वोट मिले, जबकि टीएमसी को 32%। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 4% मुसलमानों ने वोट दिया, टीएमसी को 70%। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% हिंदुओं के वोट मिले, टीएमसी को 39%। इस चुनाव में बीजेपी को बंगाल के 7% मुसलमानों ने वोट दिए, तो टीएमसी को 75% से ज्यादा। अब जरा 2024 लोकसभा चुनाव पर भी नजर डालिए। इसमें बीजेपी को 49% हिंदू वोट मिले, टीएमसी को 37%। इस चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के 7% वोट मिले, तो टीएमसी को पिछली बार से बढ़कर 73%। इस अंक गणित को देखकर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 चुनाव से बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले ज्यादा हिंदू वोट मिल रहे हैं, तो टीएमसी को मुसलमानों के वोट एक तरफा मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही बंगाल में वक्फ पर सियासी कोहराम मचा है। देश संसद से चलती है, सड़क से नहीं। कानून संसद में बनते हैं, सड़क पर नहीं। वक्फ कानून लोकतांत्रिक नियमों से बना है। बाकायदा बहुमत से संसद ने वक्फ बिल को पास किया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर किया। ऐसे में विरोध और विरोध के नाम पर अराजकता और आगजनी देश और समाज स्वीकार नहीं कर सकता। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश के दामन पर हिंसा और दंगों के दाग लग गए तो वो मिटाए नहीं मिटेंगे। ऐसे में हिंसा हरगिज नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार का यह दायित्व है कि हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक आंख, एक हाथ और देह पर 80 से ज्यादा घाव, फिर भी 100 से ज्यादा युद्ध अभियानों में जीत का परचम। इतिहास के न जाने कितने पन्ने राणा सांगा की ऐसी वीर गाथाओं से पटे पड़े हैं, लेकिन 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इतिहास के विवादित पन्नों को पलट दिया, जो संसद से निकलकर सड़कों पर संग्राम की शक्ल ले चुका है। 22 दिन के बाद भी उसको लेकर बवाल जारी है। सिर पर भगवा पगड़ी और हाथों में लहराती तलवारें, पूरा का पूरा मैदान भगवा समंदर में तब्दील नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक दृश्य एक सा दिखता है। लोगों से एक डंडा एक झंडा लेकर आने की अपील की गई थी। बड़ी संख्या में तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग तलवार और डंडा लेकर पहुंच भी गए। जो झंडा लेकर आए थे उस झंडे पर हनुमान जी की आक्रामक मुद्रा वाली तस्वीर थी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं।
जहां आज राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। यूपी के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा पहुंचे थे। करणी सेना के इस रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इन दावों पर तस्वीरें भी मोहर लगा रही हैं। आगरा के जिस खड़ी रानी गांव में करणी सेना का पंडाल लगा था, वहां सैकड़ों लोग टेंट के ऊपर बैठे नजर आए, क्योंकि पंडाल के नीचे पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। राणा के अपमान पर गुस्से की जो आग बीते कई दिनों से सुलगी हुई थी, वो आगरा में शोलों में तब्दील हो गई, जो एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के सजा से कम पर बुझने को तैयार नजर नहीं आती। राणा सांगा हमारे भगवान है, हम सबके भगवान है। हम सभी को उन्होंने गाली दी है, गद्दार कहा है हम सभी को। तो भगवान को जो गद्दार कहता है, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं बनता है। उस पर राष्ट्रद्रोह हो और उसको जेल में डाला जाए। समाजवादी पार्टी ने एक अपने प्यादे रामजीलाल सुमन से राज्यसभा में राणा सांगा जी के लिए अपशब्द कहलवाए, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उन सबका ये कहना है, मानना है कि उनकी सदस्यता को जो है निरस्त किया जाए और एनएसए लगा के रामजीलाल सुमन को जेल में डाला जाए। हालांकि करणी सेना के इस प्रदर्शन के तरीके पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो खुलेआम कानून का उल्लंघन है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसकी वजह ये तस्वीरें ही हैं। पहली तस्वीर कार्यक्रम स्थल के बाहर की है। जब पुलिस के आला अधिकारी आयोजन स्थल पर पहुंचे तो खाकी को देखकर भीड़ आक्रोशित हो गई। आला अधिकारियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ गया। दूसरी तस्वीर करणी सेना के काफिले के आगरा पहुंचने की है, जहां सनरूफ कार पर सवार एक युवक डबल बैरक बंदूक लहरा रहा है। पीछे पीछे बाइक और गाड़ियों का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा है। करणी सेना ने जिन रामजीलाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वो प्रदर्शन का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बयान से पीछे हटने को भी तैयार नहीं। आगरा में सनातनी भरे माहौल के बीच प्रशासन मुस्तैद रही। सुरक्षा बलों ने आज रामजीलाल सुमन के घर को छावनी में तब्दील कर दिया था। घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों का पहरा और 1 किलोमीटर के दायरे तक फैला सुरक्षा चक्र। ये तस्वीरें एसपी सांसद रामजी सुमन के आगरा के घर के बाहर की हैं। करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के आक्रोश की लहर को सांसद जी के घर तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने संजय प्लेस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। प्रशासन की इस मुस्तैदी को पहले 17 दिन पुरानी तस्वीर से समझिए। 26 मार्च की ये तस्वीरें हैं, जब करणी सेना ने एसपी सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर बवाल काटा था। आक्रोशित प्रदर्शनकारी रामजी सुमन के घर के बाहर जेसीबी लेकर पहुंच गए थे। उनके घर के बाहर पथराव किया गया, वहां मौजूद कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। खड़ी रानी गांव में विशाल रैली के बाद करणी सेना एक बार फिर से रामजी सुमन के घर की तरफ कूच करने की तैयारी में थी। सांसद रामजी सुमन ने पहले ही अपनी सुरक्षा का मामला सरकार के पाले में फेंक दिया था। 21 मार्च के बाद जो धमकियां मिल रही हैं हमें जान से मारने की, कुल मिलाकर के नाक काटने की, कान काटने की, तो कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, हमारे घर पर कुछ करेंगे या इंग्लैंड में कुछ करेंगे, ये काम देखना प्रशासन का काम है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हालांकि नौबत इस बार 26 मार्च को हुई घटना तक नहीं पहुंची। प्रशासन के आश्वासन के बाद करणी सेना रास्ता बदलने को तैयार हो गई। हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का और सरकार आ रही है, तो ये हम सुनिश्चित करेंगे सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। करणी सेना के कार्यकर्ता भले ही आगरा में अपने घरों के लिए निकल रहे हों, लेकिन रामजी सुमन के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। वो एसपी सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जिन्होंने 21 मार्च को राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर रामजी सुमन के इस बयान से राजपूत समाज आक्रोश में है। रामजी सुमन का अपने बयान पर डटे रहना और विरोध प्रदर्शन को दलित अस्मिता के खिलाफ बताना यूपी की सियासत में नई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है। यूपी में ठीक 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राणा सांगा पर जो सियासी रण मचा है, उसे विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है।
आगरा में आज हुई हलचल पर पहले अखिलेश के 2 बयान सुनाते हैं आपको। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारे पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। पीडीए से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है 90% आबादी है उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह बयान इटावा में दिया और 18 अप्रैल को उनके खुद आगरा पहुंचने की खबर है, जहां पर वो रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने वाले हैं। 21 मार्च को जब रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया तो अखिलेश यादव उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए थे। यह अखिलेश की वो पीडीए रणनीति है जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव से ही लगातार वो काम कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूदा इन 2 तस्वीरों को देखिए। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, जिन्हें अखिलेश लोकसभा चुनाव की ट्रॉफी के तौर पर अपने साथ साई की तरह रखते हैं, और अब दूसरे हैं सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्हें 2024 में ही अखिलेश ने राज्यसभा भेजा। ये दोनों ही सांसद दलित समुदाय से आते हैं। दरअसल 27 में सत्ता के लिए अखिलेश पीडीए फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी वाले यादव और मुस्लिम वोट बैंक में अखिलेश की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए दलित वोट भी जरूरी है। यूपी उत्तर प्रदेश में ओबीसी आबादी 40% से ज्यादा है, दलित 21%, जबकि मुस्लिम आबादी 19% है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में दलित वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को पड़ा था। इसे कांग्रेस की संविधान मुहिम का ज्यादा असर माना जाता है। वैसे भी दिल्ली चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस एकला चलो की राह पर है, उसने अखिलेश को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार होने को मजबूर कर दिया है। यूपी में मायावती को दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन बीते कुछ चुनाव से उनके कोर वोट में लगातार सेंध लगी है, जिस पर अखिलेश यादव की नजर है। और इस मुहिम में उनके सेनापति बने हैं रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जाटव बिरादरी से ही आते हैं। यूपी में दलित आबादी 21% है, जिसमें से आधे से ज्यादा जाटव आबादी है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग यादव बनाम गैर यादव की है, जाटव बनाम गैर जाटव की रही है। जाटव वोटरों के सामने विकल्प बनने के लिए अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन जैसे जाटव नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पीडीए को मजबूत करने में जुट गए हैं। हिंदुस्तान के वीर पुत्र राणा सांगा का पूरा देश सम्मान करता है। राणा सांगा की किसी जाति या संगठन विशेष के प्रेरणा स्रोत या महापुरुष होने के बंधन में बांधना उन्हें ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है कि करणी सेना हो या फिर कोई और संगठन, किसी को इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक माहौल खराब हो, सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा रहता है। राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने भी जो कहा था वो पूरी तरह से गलत है। इसीलिए मेरी तो यही सलाह है कि रामजी लाल सुमन को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस मामले को जल्द ही खत्म करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा पिछले 43 घंटों से एनआईए के रिमांड में है। आज तहव्वुर से पूछताछ का दूसरा दिन रहा। सुबह 11 बजे से फिर से उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ कहां तक पहुंची, क्या कुछ उसने बताया है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले तहव्वुर केस की एक सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे देते हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि मुंबई हमले के इस केस में तहव्वुर राणा का सामना एनआईए एक गवाह से करवाने जा रही है। एजेंसी ने इस गवाह की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा है, असली नाम गुप्त रखा है और बी नाम दिया है जो बतौर कोड वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस गवाह से जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने साल 2006 में डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को रिसीव किया था और उसके ठहरने के अलावा बाकी जरूरी इंतजाम भी किए गए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है। उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि तहव्वुर राणा से इस बी कोड वर्ड वाले गवाह का आमना सामना कब करवाया जाएगा। अभी एनआईए के पास 16 दिन का वक्त बाकी है, क्योंकि तहव्वुर को कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड में भेज रखा है।
ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों को एक दूसरे के आमने सामने किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बी नाम का ये कोड वर्ड क्यों दिया गया है, क्यों उसकी पहचान छिपाई गई है? तो इसका जवाब यह है कि हाई प्रोफाइल इतने बड़े केस में जिसकी जांच की आंच की जद में आस पड़ोस के देश हों, आतंकी संगठन हों, उस केस से जुड़े गवाह की सुरक्षा अहम हो जाती है। राणा इतना खूंखार आतंकवादी है, लिहाजा उस गवाह की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए गुप्त नाम और कोड वर्ड बी दिया गया है। अभी मैंने जो जानकारी आपको दी है, आपसे साझा की है, उस जानकारी में हेडली उर्फ दाऊद गिलानी नाम के आतंकवादी का जिक्र मैंने किया। हो सकता है आप में से बहुत से लोग दाऊद गिलानी और हेडली के बारे में जानते हों, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। तो आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको हेडली के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देती हूं। हेडली और तहव्वुर राणा दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं, दोनों हाई स्कूल तक दोस्त रहे हैं। हेडली ने मुंबई हमले से पहले भारत आकर उन जगहों की रेकी की थी जहां 2008 में धमाके हुए थे। हमले से पहले हेडली पाकिस्तान भी गया था और लश्कर के आतंकवादियों से मिला था। अमेरिका की कोर्ट में हेडली ने बताया था कि उसने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले की जानकारी का पूरा ब्लूप्रिंट बताया था। राणा ने ही अपने संपर्क सूत्र और कारोबारी रिश्ते से जुड़े लोगों से हेडली की मदद करवाई थी। तहव्वुर राणा से कल यानी शुक्रवार को एनआईए की टीम ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। हालांकि इस दौरान उसने सवालों का सामना सिर्फ 4 घंटे ही किया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कल उससे कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई। वैसे जो जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है उसके बारे में एबीपी न्यूज अब आपको बताने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जांच एजेंसी को पता चला कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चीचा वतनी का रहने वाला है, जो साहिवाल जिले में पड़ता है। तहव्वुर राणा के पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, भाई पत्रकार। राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की। यहीं उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी, जो कि तब दाऊद गिलानी हुआ करता था। ये जानकारी उसने पूछताछ में साझा की है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप पाकिस्तान के उस चीची वतनी कस्बे को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हसन अब्दाल के उस कैडेट कॉलेज की है जहां पर हेडली के साथ राणा पढ़ा करता था। पूछताछ में सामने आया है कि उसने लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी किया था, वो भी पाक आर्मी और आईएसआई के लोगों के साथ वर्दी पहनकर। राणा को पाकिस्तानी फौज की वर्दी का इतना शौक था कि सेना छोड़ने के बाद भी वो अक्सर वर्दी या फौजी कपड़े पहनकर सज्जाद मीर और मेजर इकबाल जैसे आईएसआई के अफसरों से मिलने जाता था। ये वही पाकिस्तानी अफसर थे जिन्होंने मुंबई हमलों की प्लानिंग की थी। लश्कर की सरगना हाफिज सईद का साथ दिया था। तहव्वुर राणा ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने परसों ही राणा से अपना पल्ला झाड़ लिया था, ये कहते हुए कि वो अब उसका नागरिक नहीं है। लेकिन सच आज दुनिया के सामने है। 26/11 के हमले से पहले राणा का दोस्त हेडली 8 बार भारत आकर रेकी कर चुका था। हेडली पहली बार 14 सितंबर 2006 को भारत आया था और उसके भारत आने से लेकर भारत में रहने तक का इंतजाम राणा ने करवाया था। इस दौरान राणा और हेडली की लगातार फोन पर बातचीत होती रही। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनआईए अब तहव्वुर हुसैन राणा का वॉइस सैंपल यानी कि आवाज के नमूने के साथ साथ हैंड राइटिंग सैंपल भी लेने की तैयारी कर रही है। खबर तो ये भी है कि तहव्वुर हुसैन राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी हो सकता है। ये इस बात के लिए ताकि एनआईए तस्दीक कर सके कि फोन पर हेडली की बातचीत तहव्वुर हुसैन राणा से ही हो रही थी। हेडली जब पहली बार भारत आया तब से लेकर 8वीं बार जब रेकी के लिए आया तब तक कुल 231 बार राणा और हेडली के फोन पर बातचीत हुई थी। पहले दौरे में 32 बार, दूसरे दौरे में 23 बार, तीसरे में 40 बार राणा ने हेडली से फोन पर बातचीत की थी। आखिरी यानी कि 8वें दौरे में सबसे ज्यादा 66 बार दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत को स्थापित करने के लिए राणा का वॉइस सैंपल एनआईए टीम को चाहिए। दर्शकों को जानकारी दे दें कि वॉइस सैंपल लेने के लिए आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है। अगर आरोपी सैंपल देने से मना कर दे तो जांच एजेंसी संबंधित कोर्ट को बताती है कि जांच के लिए जरूरी टेस्ट या सैंपल आरोपी देने से मना कर रहा है, जो आरोपी के लिए ही चार्जशीट के वक्त मुश्किलें बढ़ाने वाला होता है। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि तहव्वुर राणा की जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं, उन दोनों तस्वीरों में उसका चेहरा नहीं दिख रहा। दोनों ही तस्वीरें पीछे से ली गई हैं। अमेरिका वाली तस्वीर जिसमें बेड़ियां हैं, जबकि भारत वाले में बेड़ियां दिखाई नहीं देती। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसका चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है कि इसके चेहरे को छिपाया जा रहा है। तो प्राइम टाइम के पसंदीदा टीवी शो जनहित के दर्शकों के लिए इसका जवाब हमने पता लगाया है।
जनहित के दर्शकों को बताते चले कि एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तहव्वुर राणा की अभी टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जानी है। इस परेड का मतलब यह हुआ है कि आरोपी की पहचान करवाई जाएगी। यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आरोपी असली है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। तहव्वुर राणा हमले से पहले 10 दिनों तक जहां पर ठहरा था और जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उसने राणा की पहचान करवाई जाएगी। टिप के दौरान तहव्वुर राणा की कदकाठी और मिलते जुलते चेहरे के 4 से 5 लोगों को उसके साथ खड़ा किया जाएगा, जिनमें तहव्वुर राणा की पहचान करवाई जाएगी। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि भारत दौरे के दौरान हापुड़, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद जैसे शहरों में राणा किस मकसद से गया था। तहव्वुर राणा पूछताछ में जो जानकारी दे रहा है उससे पाकिस्तान की पोल खुलने वाली है। पाकिस्तान भले ही तहव्वुर को अब अपना नहीं मान रहा हो, लेकिन उसने एनआईए को जो कुछ भी बताना शुरू किया है उससे पाकिस्तान जल्द ही दुनिया के मंच पर एक्सपोज होगा। पाकिस्तान की सेना की करतूतें जल्द ही दुनिया के सामने आने वाली हैं और हिंदुस्तान को भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं चुनावी राज्य बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार जा रहे हैं। आज एनडीए के नेताओं ने पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर बैठक की, एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन विपक्षी खेमे में बेचैनी है। कई सवाल हैं। सवाल की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। तस्वीर पिछले साल 16 फरवरी की है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के लिए गए थे। इस दौरान सासाराम में राहुल गांधी जिस गाड़ी में बैठे थे, तेजस्वी उस गाड़ी के सारथी बने थे, ड्राइव कर रहे थे। बिहार की सियासत में इस तस्वीर को राहुल और तेजस्वी की मजबूत जोड़ी के तौर पर प्रचारित किया गया था। संदेश यह था कि बिहार की सियासत में विपक्ष की ड्राइविंग सीट तेजस्वी के नाम है। लेकिन साल भर का वक्त अभी बीता भी नहीं, इस ड्राइविंग सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। जो बात बंद कमरे में होनी चाहिए थी वो अब सार्वजनिक होने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और अतीत के पन्नों को जब हमने पलटा है उसे समझने में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक सचिन पायलट का ताजा बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव की सीएम दावेदारी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीएम का फैसला महागठबंधन चुनाव के बाद करेगा। बोले तो मैं बता दूं, मैं बता दूं। मैंने आपको पहले कहा जब अधिसूचना जारी होगी हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। बिना किसी लाग लपेट के सचिन पायलट ने पटना जाकर तेजस्वी की सीएम दावेदारी को खारिज कर दिया। आप गौर कीजिए, पत्रकारों ने जो सवाल पूछा था उसमें साफ साफ तेजस्वी यादव का नाम लिया गया था, लेकिन सचिन पायलट ने चुनाव बाद तय करने का बयान दे दिया। और सचिन पायलट कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने तेजस्वी की दावेदारी को खारिज किया हो। इसके पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी पिछले महीने कह दिया था कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। युवा कांग्रेस के प्रभारी कन्हैया कुमार भी तेजस्वी की दावेदारी को बिना कुछ कहे खारिज कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना। वो मुसहर के सुनिए ना, मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे, अरे करें, नौकरी पे बात करेंगे। भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा कन्हैया सुनिए, कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा। सीएम का चेहरा भी मुद्दा है ना कन्हैया, वो सबसे बड़ा मुद्दा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। बिहार आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। मिलेगा। हालांकि कांग्रेस में अब तेजस्वी की सीएम दावेदारी को लेकर फूट भी पड़ने लगी है। पहले कुछ विधायकों ने नेतृत्व के बयान के खिलाफ आवाज उठाई। अब तो बिहार कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अखिलेश सिंह ने तेजस्वी के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, तेजस्वी प्रसाद ही महागठबंधन के चेहरा हैं और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पिछली बार भी थे, अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं महागठबंधन के, और वही आगे भी चेहरा हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ बयान वीर लोग अपना तरह तरह का बयान देने की जो आदत से, उससे भी बचना चाहिए। इस बयान से इतना तो साफ है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि उनके नेताओं को बिहार में तेजस्वी को चेहरा मानना है या नहीं मानना है। एक तरीके से इसे आप कांग्रेस में फूट भी कह सकते हैं। लेकिन आरजेडी को अखिलेश सिंह का बयान सूट कर रहा है तो वो बाकी किसी के बयान को तवज्जो देने लायक भी नहीं समझ रही है। बिहार की आवाम
तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में, उनके संकल्पों में, उनकी कथनी और करने की एक रूपता में विश्वास रखती है। वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन के भाव का प्रकटीकरण आपने अखिलेश सिंह जी के मुखारबिंदों से सुन लिए हो। बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद और प्यार तेजस्वी यादव जी के साथ है, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन और क्यों भ्रम हो रहा है? तय हो चुका है कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव जी हैं, आरजेडी अगुवाई कर रही है। अब इन तमाम बयानबाजियों को लेकर 17 तारीख को पटना में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। मेरा यह मानना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी करना है चुनाव से पहले दोनों गठबंधन को कर लेना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को भी मालूम रहे कि उन्हें अपना भविष्य किन हाथों में सौंपना है। और अब आज का जनहित मंत्र, समझ और वक्त एक साथ किस्मत वाले को ही मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय ही नहीं रहता। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।